अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी बात चल रही थी कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम में किन किन चीज़ों को देखा जाता है। इसमें हमने कुछ ऑलरेडी कुछ टेक्निक्स का जिक्र किया, जिनमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या होती है, बजटिंग क्या होती है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। कुछ के मेरिट डीमेरिट्स भी देखे हमने। इनको अब एक्सपेंडेडली थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ कि ये वन बाय वन चीज़ें हैं क्या। तो याद रखिएगा, कुछ वो चीज़ें हैं जो कि कंट्रोलिंग में मेजर करने के लिए आपको यूज़ की जाती हैं एज अ फॉर्मल चीज़ें, जिनको हम ट्रेडिशनल टेक्निक्स का नाम देते हैं। उन टेक्निक्स में सबसे पहले है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। पर्सनल ऑब्जर्वेशन क्या है उसके बारे में अगर बात करता जाऊँ तो वो कहते हैं दिस इज़ द मोस्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कंट्रोल। इट हेल्प्स द मैनेजर टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जो पहली दफ़ा की इंफॉर्मेशन, उस सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना, ये इसके ज़रिए मुमकिन है। इट इज़ आल्सो क्रिएटेड अ साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑन द एम्प्लॉय टू परफॉर्म वेल एज दे आर वर अवेयर दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे एक बहुत अजीब सी मैंटेलिटी है। आपको अगर कैमरे की आंख देख रही हो ना, आपको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा हो, तो हम बहुत ज़्यादा केयरी होकर काम करते हैं, और अगर ना कर रहा हो तो केयरलेस हो जाते हैं। तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा जो उनसा है वो ये होता है कि एक तो एम्प्लॉय को साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट होता है इस चीज़ पे कि उसको लग रहा होता है कि उसको कोई ना कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है। ठीक है। और जब ऑटोमेटिकली बात है कोई ऑब्जर्वेशन कर रहा हो और उसको पता भी हो कि मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है और इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे मुझे फायर भी किया जा सकता है, मुझे किसी जॉब से निकाला भी जा सकता है, तो ऑटोमेटिकली वो बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता है। तो ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सेकंड जो सा है वो है बजटिंग। बजट है क्या? वो कहते हैं ये बजट इज़ अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट्स फ्यूचर इनकम, एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कारोबार की आने वाले वक्त में जो उनकी प्रॉफिट है, जो इनकम है, वो जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को एस्टिमेट करना ये बजटिंग कहलाता है। बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस है। आपको ये पता चल जाता है कि किन स्टैंडर्ड्स में रह के काम करना है। उसके लिए अच्छे तरीके से प्लानिंग करते हो, फिर उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हो फ्यूचर को कि आने वाले वक्त में ये काम होगा, ऐसे ऐसे होगा। ये बजट का हिस्सा होता है। जैसे कि हमारी बजट अभी आया है असेंबली के अंदर, तो उसके अंदर ये परफॉर्म किया जाना है कि भाई जान, आपने आने वाले जून में बाद जुलाई में क्या करना है, अगस्त में क्या करना है, कहाँ कहाँ से टैक्स की अमाउंट इकट्ठी करनी है, कहाँ कहाँ पर खर्च करना है। ये सारी चीज़ें उसके हिस्से होती हैं। और उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग है। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है कि माली तौर पर आपने कहाँ पर खर्च करना है और कहाँ से पैसा आएगा, इस चीज़ को देखना, ये सारा बजटिंग का हिस्सा होता है। थर्ड इसकी फॉर्म है ब्रेक इवन एनालिसिस है। ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एक टर्म है जिसका मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी सूरत हाल जहाँ पे आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा हो और ना ही लॉस हो रहा हो, तब भी कोई फर्म अगर चलती रहे जो सिर्फ और सिर्फ शुरू में अपना खर्चा ही उठाती रहे, तो वो बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन समझी जाती है। शुरू में आपको अपने पल्ले से कुछ ना डालना पड़े तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, और इसी चीज़ को ब्रेक इवन पॉइंट का हिस्सा समझा जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस, जिसके अंदर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा और किसी किस्म का कोई लॉस भी नहीं हुआ। तो वो कहते हैं इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट वॉल्यूम एंड द प्रॉफिट। इट डिटर्मिन द प्रॉब्लम प्रोबेबल प्रॉफिट एंड लॉस एट द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी। आप 10 यूनिट बनाए तो कितना उसमें खर्चा होगा, कितना आपको प्रॉफिट होगा, ये देखा जाएगा। अगर 100 यूनिट बनाए तो उसके ऊपर आपका कितना प्रॉफिट और कितना खर्चा होगा, ये देखा जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखना ये बजटिंग का ब्रेक इवन एनालिसिस का हिस्सा होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट असल में होता है क्या? फिक्स कॉस्ट डिवाइडिंग बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और ये आम तौर पर जब ज़ीरो आए, यानी कि आपकी ब्रेक इवन पॉइंट का मैं फिर मतलब बता दूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। प्रॉफिट हो किसी कारोबार में बहुत अच्छी बात है, मगर अगर कोई कारोबार आपको लॉस नहीं दे रहा मगर वो आपको प्रॉफिट भी नहीं ना दे रहा, मगर आपकी एक्टिविटी चला रहा है, तो इसका मतलब है वो किसी भी वक्त आपका विन वन इस सिचुएशन में आ सकता है। यानी कि वो आपको लॉस से निकाल कर ब्रेक इवन पॉइंट पे अगर ला सकता है ना, तो ब्रेक इवन से आपको प्रॉफिट में भी ले जा सकता है। थर्ड इसके बाद है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखिएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी क्या है? आपके कारोबार के अंदर पैसा कहाँ से आया, किन किन लोगों ने लगाया,
और उस पैसे को लगाने वाले जो उनसे हैं वो ऑनर होंगे तो वो कैपिटल होगा, बाहर वाले लगाएंगे तो वो क्या लाइबिलिटी होगा। तो वो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जनरली 1 ईयर। इसमें जर्नल बनाया जाता है, इसमें लेजर बनाया जाता है, इसमें ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। आपकी कोई ट्रांजैक्शन आती है, उस ट्रांजैक्शन को देखा जाता है कि प्रॉफिट उसकी वजह से इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। प्रॉफिट बढ़ रही है तो वो उसका इनकम है, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो वो उसका लॉस है, एक्सपेंस है, तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम होगी। तो इस सारी चीज़ को देखना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये आम तौर पर डेबिट क्रेडिट के सेंस में होता है, जो आम तौर पर अकाउंट्स वगैरह में आप करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी स्टैटिस्टिकल डाटा एंड रिपोर्ट है। स्टैटिस्टिकल डाटा और रिपोर्ट क्या है? वो कहते हैं जी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन द फॉर्म ऑफ एवरेज और परसेंटेज। मिसाल के तौर पर आप मीन निकालते हो, मीडियन निकालते हो, मोड निकालते हो, एवरेज डिफरेंट किस्म की फाइंड आउट करते हो, स्टैंड डेविएशन निकालते हो, वेरिएंस निकालते हो। इन तमाम चीज़ों को निकाल कर उनको रिपोर्ट की शक्ल दी जाती है, जिसमें देखा जाता है अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है तो उसको करेक्ट कैसे किया जाता है, अपवर्ड ट्रेंड है तो उसको विजन परसिस्टेंट कैसे रखा जा सकता है। ये सारी चीज़ों को देखना ये स्टैटिस्टिकल डाटा के अंदर आता है। उसके बाद आगे है सेटिंग एग्जाम्पल। बाज़ आप ये देखते हो कि जी आप बाहर से फिज़िकली किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हो, ऑब्ज़र्व करके ये देखते हो कि उसको एज ए एग्जांपल अपने लिए सेट कर लेते हो। जैसे कंपटीटर ने ये चीज़ अचीव कर ली है तो मैं भी उस चीज़ को अचीव कर लूँ। जैसे आईफोन और सैमसंग इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आईफोन वाले जो चीज़ बना फारिग होते हैं स्टैंडर्ड के तौर पर, उस चीज़ को सैमसंग वाले फॉलो करते हुए उस चीज़ का कॉपी तैयार करते हैं। ठीक है, i10 है तो S10 है, i8 है तो S8 है, तो ऑटोमेटिकली एक दूसरे का कंपटीशन है। तो वो कहते हैं इट इज़ ओल्ड सेइंग दैट द एग्जांपल इज़ बेटर देन द प्रिसेप्ट। ठीक है ना, किसी के लिए मिसाल बन जाए बजाय किसी के लिए वो आगे इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सम मैनेजर फॉलो दैट follow this and put good example for the performance of before subordinate of expect the same from them। ठीक है ना, आप अगर सोच रहे हैं कि मेरा जो लीडर है वो ये चीज़ परफॉर्म करेगा और आपका लीडर वो चीज़ परफॉर्म करके दिखा दे, तो इसका मतलब है आपके लिए उसने स्टैंडर्ड अपना सेट कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल एक सेट कर दी है, अब उसके लिए अचीवेबल हो गया तो आपके लिए भी अचीवेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है ना, इसका मतलब कि इट टेक्निक्स दैट द कॉस्ट कंट्रोल अंडर द टेक्निक्स स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल लेबर ओवरहेड। आपको किसी चीज़ को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, कितना फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए, इस सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना ये चीज़ आपके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है। और ये याद रखिएगा, कॉस्ट जितनी मिनिमाइज होगी प्रॉफिट उतनी मैक्सिमाइज होगी। किसी चीज़ को बनाने का खर्चा जितना मिनिमाइज कर लोगे और उससे जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन आप दे लोगे, जितनी ज़्यादा आप उसको प्रॉफिट दे लोगे, वो उतनी ही ज़्यादा बेहतर होती है। तो कंट्रोल करने का एक ये भी तरीका है। उसके बाद क्या जी, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस है। आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस बताई हों कि भाईजान अगर ये सूरत हाल पै जाती है तो उसके ऊपर आपने किस तरह से परफॉर्म करना है। तो वो कहते हैं दीज इंस्ट्रक्शंस आर इशूड टाइम टू द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर। These provide latest information and the instruction on the light of चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो से टर्मिनोलॉजीज जो सी हैं, आपका इन्वायरमेंट जैसे चेंज हो रहा है, आपके इर्द गिर्द के हालात जैसे चेंज हो रहे हैं, उसके मुताबिक आप अपने आप को जिस तरह से चेंज करें, इस सारी चीज़ को रिटर्न इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है। और ये टाइम टू टाइम हायर मैनेजमेंट की तरफ से लोअर मैनेजमेंट को मिलती रहनी चाहिए कंट्रोल के सिलसिले में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्योंकि एक होता है मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एक होता है वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आप जिस वक्त कई मैनेजर को देखोगे तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्वर और ऑब्ज़र्वी दोनों का जो रिलेशन है, एक वो बंदा जो ऑब्ज़र्व कर रहा है और दूसरा जो ऑब्ज़र्व हो रहा है, दोनों का जो रिलेशन है वो जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से कीनली देखोगे उसकी उतनी ही ज़्यादा आप इंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से उसको दोगे, और वो टाइम टू टाइम अगर उसको फॉलो करता जाता है तो ये मुमकिन ही नहीं है कि जो स्टैंडर्ड है और जो आपकी परफॉर्मेंस है उसमें कोई फ़र्क है। देन वो कहता है जी मॉडर्न टेक्निक्स इसकी क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। पुरानी टेक्निक्स तो ये थी जो हमने ऑलरेडी बात कर ली, इनको फॉर्मल और इनफॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पहले पढ़ा है लास्ट स्लाइड्स में। मॉडर्न टेक्निक्स क्या है जी, रेट ऑन इन्वेस्टमेंट है। याद रखिएगा, आपने कितना इन्वेस्ट किया, आपने कितना इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट के बदले आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है ना, कुछ फर्म्स होती हैं जो सिर्फ प्रॉफिट पे स्ट्रेस कर रही होती हैं, वो प्रोडक्शन के ऊपर भी नहीं जाती, वो क्वालिटी के ऊपर भी नहीं जाती, वो सिर्फ ये देख रही होती है व्हाट विल बी द रिटर्न, उस प्रॉफिट को देख रही होती हैं जो वापसी पे मिलना होता है। और डेफिनेटली उसका ताल्लुक किससे होता है, स्टैंडर्ड्स और उनको मीट करने से।
जब आप स्टैंडर्ड को फीड कर देते हो, उस स्टैंडर्ड को मीट कर लेते हो, पहले मैंने बोला फीड करना, यानी कि उसको पुट कर देते हो कि भाई ये काम हमने इस तरह से करना है। उस काम को जब उस तरह से परफॉर्म किया जाता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, आपकी बिजनेस की गुडविल को क्रिएट करता है, उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो वो कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंसिस्ट ऑफ द फिक्स एसेट्स एंड वर्किंग कैपिटल यूज्ड इन द बिजनेस। फिक्स एसेट्स वो है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह, और वर्किंग कैपिटल वो है जो कि परचेज और सेल वगैरह है, या कि जो करंट एसेट्स कहलाते हैं। तो इन दोनों का यूज़ करना और यूज़ करके जो उससे प्रॉफिट कमानी है वो जितनी ज़्यादा होगी, इसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है, और ये ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आपकी बड़ी मदद करता है। देन वो कहते नहीं मैनेजमेंट ऑडिट है। याद रखिएगा, मैनेजमेंट जो काम कर रही है उसको साथ साथ रीचेक करना, ठीक है, इन शेप ऑफ ऑडिटर, ताकि उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहे। तो वो कहते हैं मैनेजमेंट ऑडिट इज अ वैल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट एज अ होल, इट इज़ क्रिटिकली एग्जामिन द फुल मैनेजमेंट प्रोसेस। प्लानिंग से शुरू होना है, कंट्रोलिंग तक उसके ईच एंड एवरी स्टेप को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है कि किसी बंदे ने ओवरलैप तो नहीं किया अपनी अथॉरिटीज़ को, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो उनसी एरर या फ्रॉड्स पे जा रही है। याद रखिए कि जब मैं एरर्स का जिक्र करता हूँ वो काम जो अनइंटेंशनली किया जाता है, जो जानबूझ के नहीं, बगैर जाने बूझे किया जाए, जिसमें आपने कोई लेट्स सपोज क्लैरिकल एरर हो सकता है कहीं पे 500 लिखना था 5000 लिख दूँ, 5000 लिखना था 500 लिख दूँ, ये एरर हो सकता है। फ्रॉड वो चीज़ होती है जो जानबूझ के किया जाए। और जब मुझे किसी चीज़ के प्रॉस एंड कॉन्स का पता हो, मुझे ये पता हो कि कोई चीज़ आपकी जब मैं परफॉर्म करूँगा तो उसकी वजह से आपकी क्या मसला क्रिएट हो सकता है, या इसका बेनिफिट किसको हो सकता है, या मुझे इसकी वजह से क्या बेनिफिट हो सकता है, इस चीज़ को फ्रॉड कहा जाता है। और इन दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना और ये देखना कि कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई बंदा ओवरलैप तो नहीं हुआ, कोई अपनी अथॉरिटीज़ को सही तरीके से यूज़ करने के ऊपर क्वेश्चन मार्क तो नहीं है, ये सारी चीज़ों को देखना है, ये मैनेजमेंट ऑडिट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपकी बात असेंडिंगली और डिसेंडिंगली, अपवर्ड और डाउनवर्ड, किस तरह से लोगों तक पहुंचाई जा रही है और उस बात से लोगों पे क्या इफेक्ट आ रहा है, इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। तो वो कहते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली द मैनेजमेंट नीड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। बर वक्त किसी को इतला पहुंचा देना और उस इतला का रिएक्ट भी आ जाना, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। टाइमली किसी चीज़ का एक्शन ले लेना तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन एग्जैक्ट और ऑन टाइम पहुंचे, और उस चीज़ को पहुंचाना मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। वो नेटवर्किंग के थ्रू कर लो, वो अपना बंदों की तरतीब इस तरह से लगा लो कि वो अच्छे तरीके से अपनी बात इजीली कन्वे कर सकें, बता सकें, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती हैं। उसके बाद कंट्रोल टेक्निक्स में वो कहता है कि दो टेक्निक्स आ जाती हैं। एक आ जाता है ये कंट्रोल टेक्निक्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको किसी तरह का मसला आ रहा है, किस में, अगर आपकी परफॉर्मेंस और एक्चुअल आपस में मीट नहीं कर रहे तो उनको कंट्रोल करने के लिए टेक्निक्स हैं। सबसे पहली टेक्निक है जी CPM टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड। वो क्या है, इट हेल्प्स रिड्यूस प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। आप क्या करो, कोशिश करो कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट और उस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन कम हो। सेकंड, इट रिवील्स ऑल द डिपेंडेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो चीज़ें डिपेंडेबल होती है ना एक दूसरे पे, कि ये होगा तो वो होगा, ठीक है ना, उस डिपेंडेंस को ख़त्म किया जाए उसमें। टू मच ऑफ कन्फ्यूजन व्हेन डीलिंग विद अ कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जब कोई प्रोजेक्ट के अंदर स्टेप्स बहुत ज़्यादा हों और वो कम्प्लेक्स हों, ठीक है, कम्प्लेक्स नेचर के हों, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को भी कंट्रोल किया जाए। सेकंड है PERT। PERT क्या है जी, प्रोग्राम एवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। आप पूरे के पूरे प्रोग्राम को चलाओ और टाइम टू टाइम उसका क्या करते जाओ, रिव्यू करते जाओ, और उस रिव्यू के अंदर आपको अगर कोई गलती नज़र आए तो उसको साथ साथ एवेल्यूएट करके उसको नए सिरे से री टेक भी लिया जाए, या उसको री ऑर्गेनाइज किया जाए, री प्लान किया जाए। तो इस चीज़ को हम PERT टेक्निक कहते हैं।
ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेक्ट डेटा कैन बी ऑर्गेनाइज विजिबल क्रिटिकल पाथ बट इज़ नॉट इजीली स्केलेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो तो आपको क्या करना पड़ता है, फिर उसको बाय पार्ट्स लेकर चलना पड़ता है कि भाई पहला पार्ट परफॉर्म कर लो, उसके अंदर अगर कोई मसला मसाइल आता है तो फिर दूसरी को देखना है, दूसरे को कर लो तो तीसरी को करना है, और ये जब सब कुछ हो जाए तो याद रखिएगा क्वालिटी ज़रूर इंक्रीज़ होती है। तो कंट्रोलिंग टेक्निक में डायरेक्ट सुपरविजन है, ठीक है, ऑडिटिंग वगैरह है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हुए हैं। बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल है जिसमें उसने कहा कि परसेप्शन ऑफ पीपल क्या होती है, इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म करे, लोगों को लग रहा होता है। डज द कंट्रोल बेनिफिट देम, जो कंट्रोल किया जा रहा है क्या वो लोगों की हेल्प भी कर रहा है या नहीं कर रहा। हाउ मच प्रेशर डज इट क्रिएट, और अगर किसी के ऊपर कंट्रोल या चेक एंड बैलेंस रखूँगा तो क्या वो लोगों के लिए हेल्पफुल भी है या नहीं है। इट इज़ प्रेशर टैक्टिक्स टू द इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, और कोई उनके पास प्लानिंग है या नहीं है जो उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकता है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए दो तरह की चीज़ें हैं। एक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोलिंग सिस्टम है जिसमें परसेप्शंस को इंक्रीज़ किया जाता है, पर्पस को इंक्रीज़ किया जाता है, पर्सनस को अच्छे तरीके से देखा जाता है, एक्शंस लिए जाते हैं, फिर उसका एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट बताया जाता है कि भाईजान ये एक्शंस लेने का क्या बेनिफिट है। उसके बाद एम्प्लॉयज़ कंसिड्रेशन को देखा जाता है कि एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा क्या होगा इन शेप ऑफ रिवार्ड। फिर पीपल रिस्पॉन्स टू कंट्रोल, विलिंग कंप्लायंस टू कंट्रोल। याद रखिएगा, अगर कोई बंदा चेंज होना ही नहीं चाहता तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं आमतौर पर, कुछ लोग होते हैं जो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, कुछ रेजिस्ट कर जाते हैं। आपने कुछ चेंज लेकर आए हो ना मार्केट में, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके कहते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, हम इस चेंज का हिस्सा बन जाते हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो उनसे वो कह रहे होते हैं कि नहीं जी, हम इस चीज़ को परफॉर्म करते हुए इसमें कुछ जिद्दत लाना चाहते हैं, कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ अपने मुताबिक करना चाहते हैं, उस चीज़ को रेजिस्टेंस कहा जाता है। और डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू कंट्रोल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लोगे, कोई बंदा अगर रेजिस्ट कर रहा है उसको उसकी नीड बता के, उसकी ऑब्ज़र्व करके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देना, ये अच्छी रेजिस्टेंस कंट्रोल की डिग्री कहलाती है। देन अगली बात मुझे कर रहा हूँ, कहते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल क्या है। इनपुट को कंट्रोल करना, प्रोसेस को कंट्रोल करना, आउटपुट को कंट्रोल करना। आउटपुट को कंट्रोल करते हुए आपको फीडबैक को कंट्रोल करना पड़ता है कि उसका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है या नेगेटिव फीडबैक आ रहा है। और प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हुए आपको बार बार चीज़ को रिकर करना पड़ता है, बार बार पुट डाउन करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कैसे परफॉर्म हो रहा है, क्यों परफॉर्म हो रहा है, उसके प्रोसेस में कोई चीज़ आगे पीछे तो नहीं है। उसके बाद इनपुट में क्या करना पड़ता है, आपको एंटीसिपेटिंग प्रॉब्लम्स को देखना पड़ता है कि इनपुट के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की रुकावट है, उन रुकावटों को दूर करना पड़ता है, ठीक है। देन अगली बात मुझे कह रहा हूँ, वो कहते हैं टूल्स इसके जो से हैं परफॉर्मेंस की, ऑर्गेनाइजेशन की मेजर करने के बाद आप उसका फीडबैक देखते हो। फीडबैक कंट्रोल कैसे होता है, वो कहते हैं कंट्रोल दैट टेक प्लेस आफ्टर द एक्टिविटी इज़ डन। आपने काम परफॉर्म कर दिया, उस काम को परफॉर्म करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकला है, उस रिजल्ट के ऊपर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है, जब उसको कंट्रोल करोगे तो इसको फीडबैक कंट्रोल कहा जाता है। तो वो कहते हैं जी करेक्टिव एक्शन इज़ आफ्टर द फैक्ट। चीज़ के होने के बाद अगर कोई उसको करेक्ट किया जाए तो इस चीज़ को फीडबैक कंट्रोल कहा जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोवाइड मैनेजर विद इन्फॉर्मेशन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर प्लानिंग एफर्ट। इसमें सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि भाईजान जिस वक्त आपने परफॉर्म किया है तो परफॉर्म करते हुए आपको एक्चुअल पता चलता है कि मैंने सोचा था, एक तो है ना कि मैं सोच रहा हूँ कि ये होगा, होने के बाद जो उनसे आपको रिएक्शन आया और उस रिएक्शन के ऊपर आपने क्या किया, ये देखा कि वो रिएक्शन जो उनसे अकॉर्डिंग टू जो डिज़ायर है या नहीं है। अकॉर्डिंग टू ये डिज़ायर नहीं है तो उसको किस तरह से करेक्ट किया जाएगा, इस सारी चीज़ को देखना, इस सारी चीज़ को देखना जो उनसे है वो क्या कहलाएगा, फीडबैक कंट्रोल कहलाएगा। फिर वो कहते हैं इनहेंस एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन बाय प्रोवाइडिंग देम विद इंफॉर्मेशन ऑन हाउ वेल दे आर डूइंग। वो अगली चीज़ ये बताते हैं कि किस तरह से आपने ये तमाम की तमाम चीज़ परफॉर्म की और एम्प्लॉयज़ उसको किस तरह से और मज़ीद बेटर कर सकते हैं, क्योंकि आप इसमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, आपको पता चल जाता है कि वो एम्प्लॉय सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहा। देन अगली चीज़ आ जाती है जिसमें वो कहता है कि टूल टू परफॉर्म द कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस फाइनेंशियल कंट्रोल।
ट्रेडिशनल में क्या है, लिक्विडिटी रेशो है, लेवरेज है, एक्टिविटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ये सारी की सारी उसकी टेक्निक्स आ जाती हैं। ये सारी की सारी टेक्निक्स के जरिए उसको कंट्रोल किया जा सकता है। बजट एनालिसिस में आता है जिसमें क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड रखे जाते हैं, आउटपुट्स रखी जाती है, उन स्टैंडर्ड्स में अगर कोई मसला आ रहा है तो उनको डेविएट किया जाता है। अदर मेजर्स क्या है, आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडिट आ जाता है और मार्केट वैल्यू एडिट आ जाता है। ये आगे चल के इंशाल्लाह अभी बयान करता हूँ। इसमें सबसे पहले वो अदर मेजर्स में जो पहले वाली चीज़ है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिट क्या है। इकोनॉमिक वैल्यू एडिट है हाउ मच वैल्यू इज क्रिएटेड बाय व्हाट कंपनी डज इट्स एसेट्स लेस द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन दोज एसेट्स। याद रखिएगा, किसी कंपनी के जो एसेट्स होते हैं उनको परचेज करने के लिए दो तरह के पैसे होते हैं। एक वो पैसा जो किसी से उधार लिया है, लाइबिलिटीज़ का, एक वो पैसा जो अपना है। और अगर किसी कंपनी में अपना पैसा ज़्यादा है, उधार का पैसा कम है, तो ऐसी कंपनी की इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा होगी। बिकॉज उधार के पैसे का मतलब है कि वो किसी भी वक्त आपसे पैसा वापस लिया जा सकता है, ठीक है। और इसी वजह से ऐसे पैसे के ऊपर कारोबार किए हुए की वैल्यू भी कोई नहीं होती। तो कंट्रोल में आपको ये ज़रूर देखना है कि उस कंपनी का इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है जी सेकंड क्या है, मार्केट वैल्यू। हाँ, जो चीज़ इकोनॉमिकली अगर बेटर है तो उसकी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो उसकी मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। इसको गुडविल के कॉन्सेप्ट में देखा जाएगा। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट है। किसी जगह पे किसी चीज़ का बैनर लगा देने की वजह से, किसी चीज़ के बारे में बात कर देने की वजह से जो उसकी वैल्यू में इंक्रीज़ आता है, इस चीज़ को हम नाम देते हैं गुडविल का। मिसाल के तौर पर डोसे का नाम अगर कहीं पे लग जाए या गोरमे का अगर नाम कहीं पे लग जाए सादी बेकरी के ऊपर भी, तो उधर कस्टमर बढ़ जाएगा गोरमे के नाम की वजह से। इसी तरह पंजाब कॉलेज की जो फ्रेंचाइज़ है, अगर वो कहीं पे भी XYZ कोई भी कॉलेज है, वहाँ पे पंजाब कॉलेज का अगर बोर्ड लग जाए, रिफा कॉलेज का अगर बोर्ड लग जाए, या फिर किसी और कॉलेज का बोर्ड लग जाए जो कि वेल नाउन है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को मार्केट वैल्यू एडिट कहा जाता है। तो वो कहते हैं द वैल्यू दैट अ स्टॉक मार्केट प्लेस, स्टॉक मार्केट से मुराद यहाँ पे शेयर है, इज़ ऑन द फर्म्स पास्ट एक्सपेक्टेशन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट लोगों से इकट्ठी करना चाहते हो ना, इन शेप ऑफ शेयर्स बेच कर लोगों से पैसे इकट्ठे करना चाहते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर की जो वैल्यू है वो आपकी सारी की सारी चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है। अगर तो वो शेयर आपका ज़्यादा रेट पे बिक रहा है जिसको प्रीमियम कहा जाता है, तो ऑटोमेटिकली इसकी गुडविल है। अगर वो पार पे बेच रहा है तो इसकी गुडविल नहीं है। और अगर वो पार की बजाय भी लेस वैल्यू पे बेच रहा है जिसको डिस्काउंट कहा जाता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। देन वो कहता है जी कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस बैलेंस स्कोर कार्ड है। ये भी एक टेक्निक है ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए, उनकी तमाम की तमाम चीज़ों को देखते हुए। सबसे क्या है, बैलेंस स्कोर कार्ड इज़ अ मेजरमेंट टूल दैट यूज गोल इज सेट बाय द मैनेजर इन 4 एरियाज ऑफ मेजरिंग कंपनीज परफॉर्मेंस। 4 चीज़ों को मेजर किया जाता है। उसके पास फाइनेंस कौन सा है, अपना है या उधार का है, उसका कस्टमर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, उसके जो इंटरनल प्रोसीजर्स हैं किस तरह से परफॉर्म हो रहे हैं, इजी हैं, कम्प्लेक्स हैं, उनमें लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी अथॉरिटीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ों को देखना। और जो नई से नई इनोवेशन हो रही है, क्या वो कंपनी अपने एसेट्स को ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। एक कंपनी आए दिन कोई नई से नई चीज़ बनाती जा रही है, कोई नई ब्रांच बनाती जा रही है, कोई नया कारोबार बनाती जा रही है, ऑटोमेटिकली वो स्कोर कार्ड में हाई रैंकिंग पे आएगा। तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ जो सी है वो कंट्रोल करना इजी होगी। और अगर वो सारी की सारी चीज़ें डिक्लाइन की तरफ जा रही है, चाहे वो फाइनेंशियल है, कस्टमर है, चाहे वो इंटरनल प्रोसेस है, चाहे वो इनोवेशन है, ना होने के बराबर होगी, उन नई इनोवेशन नहीं लेकर आ रहे, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर ये बताती है कि इसको कंट्रोलिंग में करेक्टिव मेजर की ज़रूरत है। देन वो जो बात करें वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन कंट्रोल है। तो सबसे पहले क्या जी पर्पज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन कंट्रोल क्या है, एज अ टूल ऑफ हेल्प मैनेजर कंट्रोल अदर ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़। आपको अगर इन्फॉर्मेशन वक्त में मिल जाए ना कि आपका कंपटीटर क्या करना चाह रहा है, तो आप उसके बेस के ऊपर अपनी तमाम की तमाम चीज़ को सही कर सकते हैं। सेकंड इसमें वो कहते हैं कि एज अ मैनेजर नीड ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशनल एरिया द मैनेजर नीड टू कंट्रोल। क्या चीज़ें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मैनेजर मस्ट हैव कम्प्रीहेंसिव एंड सिक्योर कंट्रोल इन प्लेस टू प्रोटेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा, मार्केट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है
वो ये होता है कि आप दूसरे से किस तरह से डिफ़र हैं। शायद अगर याद हो तो एक कॉन्सेप्ट हमने डिफ्रेंसिएशन का पढ़ा था, डिफरेंट बाय कॉस्ट या डिफरेंट बाय क्वालिटी, ठीक है। और ये क्वालिटी में अगर डिफ़र है, इनोवेशन में डिफ़र है, क्वांटिटी के साथ अगर कॉस्ट में डिफ़र है, तो उस डिफ्रेंसिएशन की वजह को संभाल के रखना ये इंफॉर्मेशन कंट्रोल है, ठीक है। और ये जितना अच्छे तरीके से होगा ऑटोमेटिकली कारोबार उतने ही अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। इसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में ऑलरेडी हमारी बात हुई। इसमें दो चीज़ों को खाली एक बात बताता जाऊँ, डाटा और इन्फॉर्मेशन। डाटा और इन्फॉर्मेशन, बेटा डाटा क्या है? वो चीज़ जो रॉ और अनएनालाइज्ड फैक्ट्स होते हैं, जिन पे अभी कोई आपने टेक्निक नहीं लगाई, कोई चीज़ नहीं है, जस्ट आपने सुना और अपने पास रख लिया। और इन्फॉर्मेशन क्या है? जिस पे आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके उसके ऊपर कोई ना कोई चीज़ चेक एंड बैलेंस के तौर पर रखी और फिर उसका रिजल्ट निकाला। इस चीज़ को हम नाम देते हैं इन्फॉर्मेशन का। यहाँ जो चीज़ बड़ी सिंपल सी इसमें डिफरेंस करता जाऊँ, डाटा है अनप्रोसेस्ड, अनएनालिसिस्ड, और जो एनालाइज्ड है या प्रोसेस्ड है वो है इन्फॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन कंट्रोल सिस्टम को अच्छे वक्त पे यूज़ करना ये कहलाता है। उसके बाद बेंचमार्क ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? द स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस अगेंस्ट विद द मेजर टू कंपेयर। आपने एक डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करवाई, उन एक्टिविटीज़ का जो रिज़ल्ट आया उसमें जो सबसे हाईएस्ट है उसको एज अ गोल सेट कर देना, इस चीज़ को बेंचमार्क कहा जाता है। मैं दोबारा बोल दूँ, आपने 4 बंदों से एक्टिविटी करवाई, उनमें से एक बंदे ने 120 यूनिट आपको परफॉर्म किए सबसे हाईएस्ट, उस चीज़ को एज अ सिंबल, स्लोगन, स्टैंडर्ड सेट कर देना, ये बेंचमार्क है। और बेंचमार्किंग क्या है? इज़ द सर्च ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसिंग अमंग द कंपिटिटर और नॉन कंपिटिटर दैट लीड टू देयर सुपीरियर परफॉर्मेंस। और जो 120 का आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है, उससे ऊपर अगर कोई बंदा परफॉर्म करे और आप उसके लिए एनालिसिस करो, तो इस चीज़ को बेंच मार्किंग कहा जाता है। स्टैंडर्ड को सेट करना बेंच मार्क है, और फिर बाद में उससे प्रैक्टिस करवा के उससे बेस्ट की, जैसे एक बंदा रिकॉर्ड कोई कायम करता है, दौड़ में जाता है ना, 100 मीटर की दौड़ता है, और दौड़ने के अंदर उसका पॉइंट आता है, वो टाइम आ जाता है भजन, इसने लेट्स सपोज 15 मिनट के अंदर ये दौड़ कंप्लीट की है। अगली दफ़ा वो 13 मिनट में हो जाती है, तो उसने एक स्टैंडर्ड खुद ही सेट कर दिया। अब उस स्टैंडर्ड को वो बार बार प्रैक्टिस करेगा और ख़ुद उसको अगर रीट्राइव करने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो उसको बेंच मार्किंग कहा जाएगा। देन वो कहता है जी स्टेप्स इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल बेंच मार्किंग को जिस वक्त लगाया जाता है, तो उसमें कनेक्ट बेस्ट प्रैक्टिस, सबसे हाईएस्ट प्रैक्टिस रखी जाए, फिर उसको आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिस, उसको बताया जाए कि ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस थी, डेवलप बेस्ट प्रैक्टिस, रिवार्ड, और जो भी बंदा इसको परफॉर्म करेगा तो उसके बदले उसको कुछ ना कुछ रिवार्ड मिलेगा, चाहे वो पे में हो चाहे वो अथॉरिटी में हो। फोर्थ, कम्युनिकेट बेस्ट प्रैक्टिस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बारे में सबको बताओ। जैसे आपने अक्सर देखा होगा एनुअल फंक्शंस होते हैं, कई लोगों को बोनसेस दिए जाते हैं, कई लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, कई लोगों को प्रमोशंस मिलती हैं, तो ये कम्युनिकेशन है, ताकि लोगों को पता हो कि भाई ये करेंगे तो ये नतीजा भी मिल सकता है। फिर क्रिएट अ बेस्ट प्रैक्टिस नॉलेज शेयरिंग सिस्टम, जैसे बंदे ने वो परफॉर्म किया हुआ है उससे लोगों को शेयर करवाओ, उससे पूछो कि वो किस तरह से उसने परफॉर्म किया, उसकी डेली जो सी है वो लोगों के साथ मीटिंग होगी, अपना नॉलेज शेयर होगा, तो वो ज़्यादा बेटर है। नेचर ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस इन द ऑन गोइंग बेसिस, और ऐसी परफॉर्मेंसेज को बार बार करवाओ, ऐसा नहीं कि साल में एक दफ़ा एक्टिविटी करवाई उसके बाद छोड़ दिया, नहीं, बार बार करवाओ ताकि वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं जी कंटेम्प्रेरी इशू क्या है? क्रॉस कल्चरल इश्यूज आ जाते हैं। आप अगर इस तरह का काम कर रहे हो तो बाज़ वक़्त आपके कल्चर्स उनसे वो डिफ़र होते हैं। कुछ मुस्लिम हैं, जैसे मल्टीनेशनल्स में ये अक्सर इशू होता है, कोई कुछ मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, यहूदी हैं, कुछ हिंदुज़म से हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्रॉस कल्चरल इश्यूज़ आ जाते हैं। देन अगली जो है वो वर्क प्लेस कंसर्न आ जाती हैं, जिनमें वर्क आपका जो है बाज़ वक़्त लोगों की प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा जाता, ठीक है। प्राइवेसी किस तरह से उनको मोनीटर किया जा रहा होता है थ्रू कैमरास, तो ऑटोमेटिकली वो ईमेल, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह यूजेज किया जाता है, तो उनके ऊपर वो पाबंदी लगाई जाती है। या एम्प्लॉय की जो चीज़ें हैं वो थेफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, ये वर्क प्लेस कंसर्न है। या फिर वर्क प्लेस के ऊपर उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, पे दी जाती है 4 घंटे की, काम लिया जाता है 8 घंटे का, ये भी एक वायलेंस है। बाज़ औक़ात उनसे क्या कहते हैं
जो उनकी सीट का काम नहीं है वो परफॉर्म करवाया जाता है। अक्सर बैंकों में होता है कि बाज़ का तो एक बंदा जो उनसे वो छुट्टी पे है, तो भाई उसकी छुट्टी की वजह से उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे दूसरे उसके साथी को करने पड़ते हैं, ये सारा कुछ आ जाता है। उसके बाद कस्टमर इंटर एक्शन जो है वो सर्विस प्रॉफिट चेन है। आपने कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी हो उसको भाईजान एक सीक्वेंस के साथ एम्प्लॉइज़ और कस्टमर को देखा जाए और वो प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने का बायस बने, ये कस्टमर इंटरेक्शन है। ठीक है, इस सारे प्रोसीजर को वो एक डायग्राम में भी बता रहा है। आई थिंक सो इसमें एम्प्लॉय से लेकर ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो सबसे ज़्यादा टूल है इम्पॉर्टेंट वो कस्टमर का है। जिनको अच्छी चीज़ सेटिस्फेक्शन में मिले तो वो लोगों की लॉयल्टी को क्रिएट करता है। इसके बाद कॉरपोरेट गवर्नेंस है कि जो भी चीज़ आप परफॉर्म कर रहे हैं अगर उसमें किसी किस्म की कोई मसला आ रहा है तो आप उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करो। इस चीज़ को कॉरपोरेट गवर्नेंस कहा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखना ही कॉरपोरेट गवर्नेंस कहलाता है। तो वो कहते हैं द सिस्टम यूज टू गवर्न कॉरपोरेशन सो दैट द इंटरेस्ट ऑफ द कॉरपोरेट ओनर्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, जैसे कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 है वो कंपनी के लिए है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो पार्टनरशिप के लिए है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1925 है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। तो इस तरह का कानून ज़रूर होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखने के बाद आपका आई थिंक सो प्रॉपरली तौर पर कंट्रोल सिस्टम को क्लियर किया है मैंने। इसको देखने के बाद आपका जो वीडियो 1 है और वीडियो 2 दोनों को देखने के बाद अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो 100 बिस्मिल्लाह आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकुमुल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।